बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 4:03 हुआ चाहते हैं और स्पेशल रिपोर्ट में आज मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। लेकिन सबसे पहले आज की अहम खबर कि क्या माह रमज़ान 23 मार्च से शुरू हुआ या 24 मार्च से, इसी मामले को लेकर आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानब से जो मुफ्ती नासिरुल इस्लाम मुफ्ती आजम जम्मू व कश्मीर है, उन्हीं की सदारत में एक मीटिंग होनी हुई है और इस मीटिंग में मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र के लोग मौजूद थे। कमोबेश सभी जो मुस्लिम तबके हैं या मकतब हाई फिक्र हैं, उन सभी के नुमाइंदे यहाँ पर आज मौजूद थे। अलग अलग तंजीमें, अलग अलग मकतब हाई फिक्र के लोग इस इजलास में मौजूद थे। और इस इजलास में चूंकि शब कदर कब होगी, इस पर जो है सीर हासिल बहस हुई। ईद कब मनाई जाएगी, ईद का चांद जो है उसकी रुयत कब होगी, इस हवाले से गुफ्तगू हुई। हालांकि पहले ही आपको याद होगा कि जब 23 मार्च को जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर वादी कश्मीर के अंदर रोजा रखा गया था, तो उसके बाद मुफ्ती आजम की जानब से ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर उन्हें जो हिलाल रुयत हिलाल कमेटी है उससे चांद नजर नहीं आया, तो इस वजह से उन्होंने 24 की तारीख दी थी। लेकिन बाद में जब पड़ोसी मुल्क के अंदर चांद देखा गया तो कश्मीर के अंदर मजमूई आबादी या 90% से ज्यादा आबादी जो है वो 23 तारीख से ही रोजे पे है। तो इस तरह से अब शब कदर को लेकर कंफ्यूजन था, क्योंकि जो लोग 23 को रोजा रखे हैं वो 17 तारीख को शब कदर मनाएंगे और जो 24 को वो 18, उस हिसाब से 18 को मनाते। उसी हिसाब से आज इस इंतशार को खत्म करने के लिए इजलास तलब किया गया था, जिसमें सभी मकतबा हाई फिक्र के लोगों ने शिरकत की है। और इसमें बेइत्तिफाक राय यह तय हो गया है कि अब 17 अप्रैल को शब कदर मनाने का ऐलान किया जाएगा, यानी 17 अप्रैल को अब शब कदर होगी और 20 अप्रैल अवाम भी चांद देखने की कोशिश करेंगे। यह अहम फैसला जो आज इस अहम इजलास से निकलकर सामने आया है, जिसमें अलग अलग मुफ्तियान और उलमाई किराम जो हैं वो मौजूद थे। वादी कश्मीर में चोटी के जो उलमाई किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, वो आज इस इजलास में शामिल थे। तो इस वजह से मुत्तफिका तौर पर यह तय हुआ कि 17 अप्रैल को शब कदर मनाई जाएगी। तो उस हिसाब से 23 तारीख को रोजा रखा गया था वो कायम रखा गया है। और इसके बाद मुफ्ती आजम जम्मू व कश्मीर नासिरुल इस्लाम की जानब से बाज़ाब्ता तौर को प्रेस को ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तारीख में तब्दीली नहीं लाई है। यानी उन्होंने पहले ही कहा था कि 24 मार्च से रोजा रखना है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि वो अपने बयान पर कायम हैं। अलबत्ता इजलास में बाहमी इत्तिफाक से 17 अप्रैल को शब कदर मनाने का ऐलान कर रहा हूं। इसके अलावा 20 अप्रैल अवाम भी चांद देखने की कोशिश करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे। अगर चांद की रुयत हुई तो उस सूरत में कज़ा का रोजा ईद के बाद रखा जाएगा। ये मुफ्ती आजम जम्मू व कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा। यानी उन लोगों के लिए कज़ा का रोजा होगा जिन्होंने 23 के बजाय 24 मार्च को अपना पहला रोजा रखा था। यानी अगर 17 अप्रैल को शब कदर मनाई जाती है तो उस हिसाब से 23 मार्च को रोजा रखने वालों का रोजा दुरुस्त भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को हार और जीत का मामला ना बनाया जाए, बल्कि ये पब्लिक के अंदर जो उम्मत के अंदर जो इंतशार है उसको खत्म करने की एक कोशिश है और उसी वजह से यह इजलास बुलाया गया था। मैंने तारीख नहीं तब्दील की। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि तारीख में तब्दीली नहीं लाई, बल्कि बाहमी इत्तिफाक और इत्तेहाद को पेश नज़र रखते हुए 17 अप्रैल को शब कदर मनाने का ऐलान किया। और इसके साथ साथ ये भी लोगों से मैंने इस बारे में भी मैं लोगों से कहा कि 20 अप्रैल को चांद देखने की वो साई करेंगे और अगर चांद की रुयत हुई तो इधर तशरीफ लाए थोड़ा सा, अगर चांद की रुयत हुई
تو مفتی صاحب کا بھی آنا چاہیے نا اس میں. اگر چاند کی رویت ہوئی تو قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا. یہ فیصلہ اصل میں متفقہ طور پہ ہم نے لے لیا. اس میں ہار اور جیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً ایک دینی مسئلہ ہے، اور ہم دین کے معاملے کو لے کر ہی. بالکل، جیسے کہ مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے کہا کہ اسے ہار اور جیت کا مسئلہ نہ بنانا چاہیے، اور بنانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس طرح کی چیزیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، بھلے ہی وہ عید کو لے کر ہے، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ آئندہ ایسی چیزیں نہ ہو جائیں. ایک متفقہ رائے، ایک متفقہ اعلان جو ہے وہ سبھی کی طرف سے آ جائے، اور اس پر پھر چاہے عید منانی ہو یا رمضان کا پہلا روزہ رکھنا ہو، با اتفاق رائے سبھی رکھتے ہیں. اس طرح کا سوال یہاں پر ابھر کر سامنے آیا، اور یہی سوال جب میڈیا سے وابستہ نمائندوں نے مفتی ناصر الاسلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رویت ہلال کے لیے سبھی مکتبہ ہائی فقہ کے لوگوں کی خدمات کو حاصل کیا جائے تاکہ اسے مزید فعال اور مستحکم بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ اس میں میروائز یعنی جو جب ہم اگلی بار جب اس طرح کا موقع آ جائے گا رویت کے لیے، ان کا ماننا ہے کہ اس میں ہم کوارڈینیشن میں رہیں گے. میروائز مولوی محمد عمر فاروق اور اس کے علاوہ رحمت اللہ قاسمی صاحب، غلام رسول حامی صاحب، پروفیسر محمد طیب کامل صاحب، مولانا آغا حسن الصفی الموسوی جن کا تعلق انجمن شرعی شیعہ سے ہے ان کے ساتھ، غلام محمد بٹ المدنی جمعیت اہل حدیث سے جن کا تعلق ہے. یعنی تقریباً شیعہ ہو، سنی ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، اہل احناف ہو، سبھی مکتبہ ہائی فقہ کا ایک جو ہے کمیٹی بن جائے گی، اور یا ان کے ساتھ رابطے میں رہا جائے گا، اور جب رابطے میں رہیں گے تو اس کے بعد ایک متفقہ اعلان جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. رویت کے آئندہ کے طریقہ کار کو مزید فعال اور مستحکم بنانے کے لیے دینی تنظیموں سے رابطہ اور علماء سے مشاورت کے بعد ہی آئندہ اعلان ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ صرف اکیلے میں یہ اپنے سر یہ بوجھ لے لوں، بلکہ میں نے باضابطہ طور پہ اس میں دوسرے علماء کرام کو بھی شامل کیا گیا ہے، جن میں مولوی عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ وہ باضابطہ رابطے میں رہیں گے. مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا فیصلے سے پہلے، اور مولانا غلام رسول حامی صاحب کو، پروفیسر محمد طیب صاحب کاملی، حجت الاسلام مولانا آغا سید حسن الموسوی الصفی، جناب غلام محمد صاحب بٹ صدر جمعیت اہل حدیث، مولانا جناب فیاض احمد رضوی صاحب نائب صوت الاولیاء، جناب شبیر گیلانی صدر سادات انٹرنیشنل، جناب محمد اسلم اندرابی نائب صدر مسلم پرسنل بورڈ، سید مسرور عباس انصاری صدر اتحاد المسلمین، اور جناب مفتی نذیر احمد قادری. اعلان سے قبل اصل بات یہ ہے کہ جو اہم بات ہے اس حوالے سے، رویت کے حوالے سے، کہ مشاورت ضروری ہوگی، اور مشاورت میں جب اتفاق ہوگا تب جا کے اعلان ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری سطح پہ چونکہ فلکیات کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ میٹ ڈپارٹمنٹ سے آدمی دے رہے ہیں، یہ خوش آئند بات ہے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ وہ ہمیں تعاون دے دیں. اگر وہ بائنیکولرز وغیرہ بھی دیتے ہیں تو یہ بھی دے دیں کوئی، ورنہ ہمیں اپنے طور پہ ہم لوگ اس کو اب خریدیں گے. اور میں ذاتی طور پہ جتنی بھی مجھ سے مالی معاونت ممکن ہو سکے گی میں اس کے لیے اپنے مال سے وقف کروں گا، جو میرے پاس ذرائع ہے تو ان سے میں دے دوں گا. اور آئندہ ایک بات بھی جو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جغرافیاتی طور رویت کے نظام کو فعال بنانے کے لیے حاصل کردہ شہود مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ساتھ متحدہ مجلس علماء کا یہ مشترکہ اجلاس تھا، اور اس میں متحدہ مجلس علماء کے جو رحمت اللہ قاسمی صاحب ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے. انہوں نے کیا کچھ کہا آئے دیکھتے ہیں. یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں تمام طبقات کے اہم نمائندہ حضرات موجود تھے، اور اس لیے ان تمام کی آمد
का बहुत बहुत खैर मकदम इस इदारे की तरफ से बार बार किया गया। इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ है, इस सूरत हाल में इसी तरह की मीटिंग की शदीद तरीन ज़रूरत थी और अल्लाह के फजल और एहसान से वो मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तमाम अहम शख्सियात ने अपना अपना नुक्ता नज़र बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में बहुत महज़ब अंदाज में पेश कर दिया। उन तमाम नुकात नज़र को सामने रख करके एक ऐसा फैसला सामने आया जिसमें यहाँ अहले कश्मीर इंतशार से महफूज रहेंगे और आगे जब ईद का वक्त आएगा तो उस वक्त चांद से फैसला हो जाएगा। अगर चांद के नतीजे में अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कहेंगे कि साहब रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और हो सकता है ज़रूरत ही पड़ेगी तो कहा जाएगा कि एक रोज़े की तकमील की जाए जो रोज़ा छूट चुका है। ऐसा पहले भी होता रहा है, आइंदा भी ऐसा होना मुमकिन है कि ये ऐलान करना पड़े कि फला दिन का रोज़ा जो है वो हमारा बाकी रहा और या ये ऐलान करना पड़े कि नए रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और ये ईद उल फित्र से पहले जो चांद देखने न देने का वाक़या आएगा उस वक्त इसका फैसला हो जाएगा। तो गुलाम रसूल हामी जो कि कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर के या कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो रोयत के बारे में इख्तिलाफात हुए ये पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक कोशिश की गई कि उम्मत को इंतशार से बचाया जाए, एक साथ किया जाए। इसके लिए सब उलमा और सब जितने भी मकतब फ़िक्र हैं उनके उलमा ने इसमें एक बड़ा दिल दिखाया और कोशिश की गई कि मिलत को इंतशार से बचाया जाए। हामिद साहब, मुझे एक चीज़ बताएं जी। आपने अभी कहा कि पहले भी कंफ्यूजन हुआ, वो जब भी हुआ वो ईद को लेके हुआ जी, और इस तरह का इंतशार मुझे नहीं लगता इतना हो और फिर इसरार, आप भी शायद इसमें शामिल थे कि हम नहीं मानेंगे कि दूसरे मुल्क में इस तरह से रोज़ा रखा गया। देखिए इस चीज़ की मैं वजाहत कर चुका हूँ, अब फिर करूँगा। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी मुल्क या किसी आलिम दीन की नहीं मानता हूँ, लेकिन मैंने जो उस वक्त स्टैंड लिया वो ये था कि मैंने नासिर इस्लाम साहब से जो मुफ्ती आज़म है यहाँ के, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से उन्होंने उनका नाम भी लिया और तज़किरा भी किया, जिसमें अलकदी साहब है, नज़ीर साहब है, मुफ्ती नज़ीर साहब। तो मैंने उनसे कहा कि क्या कश्मीर के किसी हिस्से में चाँद नजर है? उन्होंने कहा नहीं। उसके बावजूद हमने देखा कि पहले ही जो साइंसी इदारे थे हमारे पड़ोस के भी, उन्होंने भी कहा था कि किसी भी सूरत में रुयत कहीं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल कर रहे हैं। उस बुनियाद पर जो उस वक़्त उलमाए किराम ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था वो ये था कि हम जुमे के दिन ही रोज़ा रखेंगे और हमने कहा कि हम उसी पर स्टैंड है। और मैं कोई पर्सनलिटी नहीं हूँ कि मैं यहाँ का रोयत का ऐलान करता हूँ, उस बुनियाद पर हम उसी मौक़िफ़ पर अभी भी खड़े हैं। लेकिन ये इंतशारी कैफियत जो थी उम्मत में, उसको दूर करने के लिए उलमाए किराम ने इसके लिए सही की कोशिश की, हम सब इसमें मिल के आए ताकि मिलत को इंतशार से बचाया जाए। अभी जो आप कह रहे हैं, अभी जो फरमाया गया वो ये कि 17 को शब कदर मनाई, मतलब ये कि जो जिन्होंने रोयत हिलाल पाकिस्तान पे रोज़ा रखा है उन्हीं के हिसाब से रोज़ा रखा। नहीं, देखिए ये मैं पहले भी एक अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे, जैसे मुफ्ती आज़म ने कहा, जैसे रहमतुल्लाह साहब ने फरमाया, सब ने ये कहा अपनी अपनी आरा में कि इस वक्त ज़रूरत है ये मिलत को इंतशार से बचाने के लिए, जो एक इंतशारी कैफियत है उसके लिए कोशिश की गई। बाकी हम उसी रोज़े पे उसी ऐलान पे स्टैंड हैं। चलिए, आज के इस इजलास में यही गुंजाइश निकलकर सामने आई है कि फिलहाल कंसिडर किया जाए जो 23 मार्च को रोज़ा रखा गया है उसी के हिसाब से, क्योंकि मजमूई आबादी ने उसी के एतबार से यहाँ पर रोज़ा भी रखा है, तो जो शब कदर है वो 17 तारीख को यानी 17 अप्रैल को होगी। और उसके बाद अगर इजाफी रोज़ा होगा रखने के लिए तो उसका भी बाद में ऐलान किया जा सकता है। बहरहाल एक अच्छी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर इससे तस्वुर किया जाता है, खासतौर पर जो मुस्लिम समाज के अंदर एक इंतशार पैदा हो गया था, तो उस पर किसी हद तक इस इजलास के जो नताइज है या इस इजलास का जो आउटकम है वो किसी हद तक बेहतर तस्वुर किया जा सकता है। बात करते हैं आज पीडीपी की, क्योंकि पीडीपी की जानब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है जिसमें पीडीपी के सीनियर लीडर इकबाल त्रंबू आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जो शहर श्रीनगर में श्रीनगर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, ये दरअसल ये प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि बाबुओं की लॉटरी है। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी 3000 रुपए करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसे सरकारी अफसरान अक्सर जैकपॉट या एक मौका समझते हैं, यानी लॉटरी निकलने का इसे मौका समझा जाता है। उसे
क्या हो जाता है कि वो लॉटरी समझते हैं और फिर इससे प्रोजेक्ट का मकसद फोत हो जाता है। यानी इसमें सरकारी बाबुओं के जेब ज़्यादा गर्म हो जाते हैं बनिस्बत की जो मकसद होता है प्रोजेक्ट का वो। उन्होंने कहा कि पिछले 5 माह से 13.5 लाख आबादी को होस्टेज रखा गया है इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की वजह से। हालांकि इसमें उन्होंने कहा कि इसमें एनवायरमेंटलिस्ट होने चाहिए थे, कल्चर और हेरिटेज के माहिरीन होने चाहिए थे, लेकिन इससे एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है। वैसे ही हालत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की भी होगी जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ने झील डल की बना दी है, जैसे सिंध प्रोजेक्ट की बना दी गई है। तो इन्होंने कहा कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स थे उनका नामो निशान इसमें नहीं था। इंटरनेट पे देखा तो 3000 करोड़ रुपए का ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। और आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ऐसा प्रोजेक्ट जो 3000 करोड़ का हो, हमारे बाबू लोग जो है अक्सर इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, एक जैकपॉट समझते हैं। दे हैव टू स्पेंड 3000 करोड़। मैं नहीं कहता हूं कि एवरीबडी इज करप्ट, मगर अक्सर ये देखा गया है कि इनकी अब प्रायोरिटी बन जाती है, ये एक जैकपॉट है, ये लॉटरी है हमारे लिए। और जो असल मकसद इस प्रोजेक्ट का है, जिस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट असली बनाया गया होता है, वो बैक बेंच पर आ जाता है। हमने 4-5 महीनों से देखा कि 13.5 लाख जो है हमारी आबादी है श्रीनगर की, और ये सारी आबादी को हॉस्टेज रखा गया बिकॉज ऑफ दिस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो इसमें एक्चुअली होना ये चाहिए था, कंसल्टेशन स्टेज में इसमें एनवायरमेंटलिस्ट होने चाहिए थे, इसमें कल्चर और हेरिटेज के एक्सपर्ट होने चाहिए थे, लेकिन जो हमने देखा हमें लगा ये एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बन गया है। जैसे एक हमारा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट डल का है, पिछले 10-20 सालों से ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ों रुपए इस पे खर्च होता है, आउटकम कुछ भी नहीं है, लॉटरी बाबू की लगी है। सिमिलरली ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जस्ट वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। एलजी मनोज सिन्हा साहब टैक्स की बात करते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग जीएसटी की सूरत में ही 30 से 40 हजार करोड़ टैक्स देते हैं। हम टैक्स देते हैं एंड वी डोंट वांट आवर हार्ड अर्न्ड मनी टू बी वेस्टेड लाइक दिस। एक मेट्रो का प्रोजेक्ट आपने सुना होगा है एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में, और जब वो मेट्रो का प्रोजेक्ट किक स्टार्ट होगा। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने आज एक बड़ा दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें हासिल करके अपनी हुकूमत बनाए। सुनील शर्मा आज सोफी यूसुफ के हमरा शोपियां के अंदर थे और वहां पर जो बूथ एम्पावरमेंट ड्राइव चल रही है उसी हवाले से एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में बीजेपी के सरकर्दा लीडरान शामिल थे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा सीटें लेके बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी और उस सरकार में शोपियां की सीट भी हमने बीजेपी के खाते में रख दी है। ये सुनील शर्मा कहते हैं कि शोपियां की भी सीट हमने इसमें रख दी है और हमने बूथ एम्पावरमेंट ड्राइव के तहत यहां सूरत हाल का जायजा लिया और पाया कि बीजेपी अच्छे से यहां ग्रोथ कर रही है। उसके बाद यानी सुनील कुमार शर्मा की जब हम आप तक साउंड बाइट पहुंचाएंगे उसके बाद आप खबर का इंतजार करें। राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े नेता है, मुझे बहुत ही तरस आ रहा है। राहुल गांधी जी को इतना अहंकार, इतना घमंड हुआ है कि वो अब देश के कानून को, देश के जुडिशरी को चैलेंज करते हैं। बड़ी अजीब विडंबना है, एक व्यक्ति, इतनी बड़ी पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके तंज कसता है और कोर्ट ने उसे इतनी तक सहूलियत दी कि आप एक बार अफसोस प्रकट करो। कोर्ट की अवमानना करना, कोर्ट को यह बोलना कि नहीं मैं अपोलोजाइज भी नहीं करूंगा, सॉरी भी नहीं कहूंगा, और उसके बाद कोर्ट ने तो अपना फैसला सुनाना था। कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, डायरेक्टिव है कि जो भी लेजिस्लेटर
जो भी पार्लियामेंटेरियन या जनप्रतिनिधि 2 साल की कन्विक्शन। इधर बीजेपी शोपियां के अंदर ये बूथ एम्पावरमेंट ड्राइव कर ही रही थी कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर जावेद कादरी ने पार्टी से अपना दामन छुड़ा लिया है। जावेद कादरी ने बीजेपी की बुनियादी मेंबरशिप से ही इस्तीफा दिया है और जावेद कादरी का दावा है कि साल 2016 में वो वाहिद शोपियां के अंदर बीजेपी के लीडर थे जिसने यहां पर बीजेपी का झंडा लहराया था, लेकिन आज वो पार्टी की पॉलिसी से तंग आकर अब इस पार्टी से दूर हो रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं। तो इस तरह से जावेद कादरी अब बीजेपी के लीडर नहीं रहे हैं और उन्होंने बीजेपी की बुनियादी रुकनियत से ही इस्तीफा दिया है। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।